90.4 में आप सभी फेसबुक दर्शकों का, रेडियो रिमझिम श्रोताओं का स्वागत है। अपने जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आए हैं। आप सबके तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहेब आज जो है गोपालगंज सिवान में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन ने अपने कम समय के कैरियर में गोपालगंज के लोगों के लिए बेहतरीन कार्य किया। सबसे अच्छी बात यह रही कि इन्होंने गोपालगंज के 110 गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसका जांच किया। इसके अलावा इन्होंने गरीबों तक बाढ़ के समय, फ्लड टाइम में गरीबों के बीच अपनी कमाई के पैसे का दवा खरीद कर लोगों तक पहुंचाया। हम तमाम बाढ़ पीड़ितों के तरफ से भी इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD हैं और इन्होंने जादवपुर रोड गोपालगंज में होटल कैलाश के सामने SBI ATM के बगल में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। आम लोगों को देखते हैं और हर तरह के मरीजों का यह स्वागत करते हैं। अभी हाल में ही गोपालगंज जिले की एक महिला जिनका उम्र 114 बरस हुआ है, उनका इन्होंने स्वागत किया फूल गुच्छा से और उनका शारीरिक जांच कर उचित औषधि दिया। हम इसके लिए भी इनका स्वागत करते हैं। प्रशासनिक सेवा के कामों को छोड़कर गोपालगंज की आम जनता की सेवा के लिए इन्होंने अपने आप को आहूत किया और रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से हर ऋतु में लोगों को निःशुल्क सलाह देने के लिए अपना मूल्यवान समय देते हैं। इसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के तरफ से, श्रोताओं के तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी धन्यवाद, जो आपने मुझे पुनः एक बार अवसर दिया इतने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर आकर के मैं दोस्तों और अपने दर्शकों और साथ साथ अग्रजों के लिए एक स्वास्थ्य सलाह दे सकूं इस शुभ संध्या में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यह बताइए कि जाड़े का समय यानी शीत ऋतु जब शुरू होता है तो कई तरह की बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। विशेषकर शुगर मरीजों के लिए यह जो मौसम है बड़ा ही घातक होता है। तो वह लोग कैसे बचे और आम जन जो है शीत ऋतु में भी अपने के स्वस्थ और निरोग कैसे रखें, इस पर अपना विचार दें। देखिए, इसके ऊपर मैं बस स्पष्ट तरीके से अगर आपको बताऊं तो सर्वप्रथम ये है कि शुगर के मरीजों का ठंड के समय शुगर अमूमन 30 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बढ़ जाता है। कारण ये है कि खान पान में अचानक से पूरी, पराठे या तेलीय पदार्थ की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ साथ हाई कैलोरी फूड्स भी लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनसे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा अगर आपको देखें तो टहलना कम हो जाता है क्योंकि प्रातःकाल काफ़ी ठंड रहती है, तो ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं, टहल नहीं पाते, जिससे भी शुगर की मात्रा बढ़ती है। इन दोनों के अलावा एक और चीज़ है, जैसा कि आपको ज्ञात हो कि ठंड के समय हृदय रोगी का बीपी भी बढ़ता है और साथ साथ हृदयघात की सूचना, ब्रेन स्ट्रोक इत्यादि बहुत ज़्यादा होने लगती है। और शुगर अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़ा एक खतरा लेकर के आता है कि शुगर के पेशेंट्स को हृदयघात होने का, दिल का दौरा पड़ने का या ब्रेन स्ट्रोक होने का या हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा बहुत रहता है। तो ठंड के समय अमूमन बीपी के अनियंत्रित होने से हेमरेज होने का रिस्क है और खून के जमाव से ब्रेन स्ट्रोक होने का, खून की नली ब्लॉक हो जाने का रिस्क होता है शुगर के पेशेंट्स को। और साथ ही साथ ठंड के समय हृदयघात का भी खतरा होता है शुगर के पेशेंट्स को। इन तीनों के अलावा शुगर के पेशेंट्स, खासकर जो नस के रोगी हैं शुगर के साथ साथ, जिनके हाथ पैरों में जलन, झंझनाहट, सूनापन है, अगर ये अपने आप को, अपने नसों को गर्म करके नहीं रखें, वो भी कैसे गर्म करें,
धूप डायरेक्ट आग के पास जाके अलाव के पास नहीं तापना है हीटर के पास, क्योंकि हो सकता है कि जो पतली खून की नलियां हैं इनकी, जहां खून आकर के फंस गया या रुक सा जाता है शुगर के पेशेंट्स का, क्योंकि इनके पैर सुन्न होकर रखते हैं, तो अगर डायरेक्ट आग अलाव तापेंगे तो हो सकता है कि आपको पैरों में फोड़ा और फुंसी हो जाए या पैर झुलस जाए, जिसके चलते बाद में इन्फेक्शन से गैंग्रीन होकर पैर काटने तक की नौबत आ जाए। तो ये सारी समस्याएं जो हैं ये ठंड के समय में शुगर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए शुगर के पेशेंट्स को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए अपने शुगर को लेकर, अपने नसों को लेकर और अपने हृदय और ब्रेन को लेकर के। यह भी देखा जाता है कि कई बच्चों के हाथ में झिनझिनाहट होने लगता है, एक हाथ में। कई बच्चों को जो छोटे छोटे शिशु हैं वह जो है ज़्यादा रोने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी देखिए, एक्चुअली मैं बात करूं कि जो आप झंझनाहट की बात करते हैं तो जी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोल सकते हैं इसे, और ये काफ़ी आम होता है पेशेंट्स में अगर ठंड के समय में बात करें, क्योंकि ठंड के समय में जनरली जो ठंड बाहर का तापमान होता है अचानक गिरता है, तो जो त्वचा के और नीचे का ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। उस मात्रा में खून त्वचा के नीचे नहीं पहुंच पाता। जहाँ जहाँ नसें सक्रिय होती हैं, जहाँ उंगलियों की बात करें या पैर के उंगलियों की बात करें, अंगूठों की बात करें, तो वहाँ पे खून नहीं पहुंच पाता उस मात्रा में ठंड के समय में, जिसके चलते पैरों का सूनापन, झंझनाहट ये हो जाती है जो नस के रोगी हैं उन्हें। साथ साथ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मिथाइल कोबालामिन डेफिशिएंसी से भी, उसके कम होने की वजह से, खान पान से उसे न मिलने की वजह से भी बहुत बार झंझनाहट हो सकती है ऐसे मरीजों को, जिसका फल ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है आपको ठंड के समय में। यह भी देखा जाता है जाड़े के मौसम में लोग अधिक भोजन कर लेते हैं और उनकी पाचन संस्था जो है कार्य नहीं करती है, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है? जी, अमूमन जो फैटी लीवर के केसेस हैं, जैसे मैं देखता हूं अपने क्लिनिक पे, जैसे लीवर में सूजन आ जाए वसा के जमाव के कारण, चर्बी के जमाव के कारण, मोटे भाषा में, तो इसमें होता क्या है कि जब आप खान पान में तेलीय पदार्थों की मात्रा बढ़ा दें और साथ साथ रिच फूड खाएं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि आप तो खा रहे हैं वैसे ही जैसे पहले खाते थे, लेकिन शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि ठंड के समय आपको ऊर्जा, बाहर काफ़ी ज़्यादा तापमान रहता है, तो शरीर के अंदर का कोर टेम्परेचर जो है, अंदर का अपने अंग का तापमान, उसको बनाए रखने के लिए शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है, जिसकी शरीर भरपाई करता है आपको ज़्यादा भूख लगाकर या खान पान से। बहुत बेसिक फिजियोलॉजी है। जी जी। तो अगर आप खान पान ज़्यादा खाएंगे तो उसमें भी आपको संतुष्टि, मीठे सामान को खा करके या ऐसे सामान जो दूध इत्यादि से बने हो जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो, उसको खा करके ही संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप गर्म महसूस करते हैं। या मटन, नॉन वेज, चिकन जो लोग खाते हैं उनके लिए अंडा इत्यादि, इनका सेवन अचानक से बढ़ जाता है ठंड के समय। फल ये होता है कि इन सब में आपको कहीं ना कहीं फैट, ऑयल और अनसेचुरेटेड फैट की जगह सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, जो रक्त के साथ साथ जाकर के हमारे लिवर में जम जाता है, और ये फैट जम करके धीरे धीरे एक दो सीजन देखते देखते, 1-2 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर लिवर को सूजा करके फैटी लिवर को देता है अंजाम। इसीलिए ज़्यादातर ठंड के समय लोगों को गैस की भी समस्या होती है और लिवर के सूजन की वजह से अपच भी होता है। डॉक्टर साहब, यह देखा जा रहा है कि पहले जो 50 साल के ऊपर के लोग होते थे उनमें शुगर होता था, थायराइड होता था। आज जो है हम ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनका उम्र 20 साल, 24 साल, उनको शुगर हो रहा है। इसका क्या कारण है? जैसे अगर मैं बात करूं अपने क्लिनिक के आंकड़े की, क्योंकि हम लोग भी डाटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि डाटा से अलग अलग रिसर्च पेपर्स और फिर उन डाटाज को, जैसे कोरोना के डाटाज को हम लोग अलग अलग माध्यम से रिसर्च जर्नल्स में भेजते हैं कि हमारा क्या आकलन है अपने लोकल स्तर का, गोपालगंज, सिवान, छपरा, जो हमारे बेतिया इत्यादि के पेशेंट्स आते हैं। इस डाटा के हिसाब से जो मैंने आजकल का ट्रेंड एक गौर किया, अगर मैं बात करूं पिछले 1.5 साल की, 18 महीने की, तो उसमें एक अजीब सा ट्रेंड है कि ज़्यादातर जो शुगर के पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें शिफ्ट हुआ है, जो एज बैरियर है वो, अगर मैं बात करूं कि 5 साल पहले या 4 साल पहले ये होता था 45 to 50 ईयर्स, अब वो शिफ्ट होकर के आ गया है 35 से 40 साल। मतलब मीन एवरेज जो लोग जिनको शुगर हो रहा है 35-40 साल के बीच में हो जा रहा है या उससे भी पहले हो रहा है।
कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम सभी एक नेचुरोपैथी से दूर हो गए हैं, एक्टिव जीवन शैली को भूल चुके हैं, दबाव इतना ज़्यादा है स्ट्रेस, और हम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस की वजह से या तो ज़्यादा भोजन करते हैं, व्यायाम नहीं करते, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट माध्यम के जरिए अपने टाइम को पास करते हैं, जिसका फल ये होता है कि जो खाना हमारा पहले डाइजेस्ट हो सकता था, उसकी ऊर्जा खपत हो सकती थी, अब हम या तो डेस्क पे बैठते हैं ऑफिस में, और या फिर घर के सामने टीवी पे या मोबाइल पकड़ के बैठते हैं, जिसका फल ये होता है कि वही खाना जो हमारे लिए पहले एक बूटी का काम करता था, वो खाना अब उसके अंदर पाश्चात्य भोजन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपको वसा आ गया, इतना ज़्यादा हर जगह से आप बोल सकते हैं कि टोटल का टोटल कृत्रिम माहौल के अंदर जीते जीते हमने कहीं ना कहीं उस शुगर के प्रति अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। और एक बहुत बड़ा तबका है, ये न सिर्फ हमारे ज़िले में बल्कि अब पूरे बिहार में, और बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि हम जर्नल्स और आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स को बहुत जल्दी शुगर हो रहा है, 3rd डिकेड ऑफ लाइफ के अर्ली हाफ में हो रहा है। यानी अगर आप बात करें तो 35-30 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुगर से ग्रसित हो रहे हैं। अच्छा, यह बताइए डॉक्टर साहब कि यदि किसी व्यक्ति को शुगर हो गया तो वह शुगर को कैसे मेंटेन करे, कैसे कम करे अपने खान पान के माध्यम से, कि कैसे, इस पर थोड़ा सा बताएं। बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि शुगर कभी एक सिंपल आंकड़ा नहीं है कि 120 130 फास्टिंग में रहे, उससे कम रहे या उससे ज़्यादा हो गया तो दवाई खाना हो। 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर फास्टिंग है, 140 है, तो भी मैं अपने पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं देता। कारण है कि बहुत बार पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो अगर उनको डायग्नोस हुआ है शुगर, तो या तो उनका शुगर 300-400 रहता है कहीं से दवाइयाँ खा करके, या बहुत ज़्यादा शुगर के लक्षण से प्रभावित होकर आते हैं। नहीं तो जो जागरूक पेशेंट्स हैं, या तो उन्हें पता होता है कि ये लक्षण शुगर के हैं, वो चेक कराने आते हैं, नहीं तो कहीं नया डायग्नोस होता है तो आते हैं। अगर आपका 140-150 फास्टिंग का शुगर है तो भी आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। बिना दवाइयों के आप आराम से, जो सही जीवन शैली है, हमेशा मैं जोड़ देता हूं कि देखिए कोई भी अंग्रेजी दवाई अगर आपको ज़रूरत है तभी लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक अंग्रेजी दवाई एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। अब आप बात करें अगर हम एंटी डायबिटिक मेडिसिन की जो काम करती हैं, तो इसमें ज़्यादातर मेडिसिन काम करती हैं लीवर के थ्रू और साथ साथ इंसुलिन, जो एक्टिंग सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। तो नेचर में जब हम खान पान खाते हैं तो क्या खाए हैं, उसके अंदर कितनी शुगर है, कितना इंसुलिन चाहिए, वो सिग्नल खाने के बाद जाता है और तब हमारा इंसुलिन निकलता है। ये नेचुरल तरीका है जो भगवान ने बनाया। लेकिन जब आपको शुगर हो जाता है तो या तो वो इंसुलिन कम निकलता है, नहीं तो वो इंसुलिन निकलने के बाद भी काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो शुगर है वो रगों में दौड़ता है, सेल्स के अंदर यूज नहीं हो पाता कोशिकाओं में। लेकिन जैसे आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो अंग्रेजी दवाई जबरदस्ती पकड़ करके, जैसे मैं आपको पकड़ रहा हूं, वो अंग्रेजी दवाई जबरदस्ती पकड़ करके आपके एक एक इंसुलिन के सेल के अंदर से इंसुलिन को नोच करके निकालती है। उसको मतलब नहीं है कि आपने क्या खाया है, उसका काम है, वो बाहर का एजेंट है जो वसूली करेगा, क्योंकि उसके शरीर में गया है, वो दवाई जाएगी आपके अंदर से इंसुलिन को नोच कर निकालेगी, खून में बहाएगी। अब आप अगर सही से खाते हैं तो वो इंसुलिन आपके शुगर को कम करके रखेगी, और नहीं खाते हैं तो तुरंत इंसुलिन निकलेगी, उसको तो पता नहीं है कि आप कितना कम खाएं, वो बेहोश कर देगी। यंग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं 30-35 जिनका शुगर 100-150 के नीचे है, सारे लोगों को कम से कम अभी से अभी 45 मिनट रोज टहलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ तेजी से टहलिए, जितना तक टहल सकते हैं, पसीना आना चाहिए, इतना तेज टहलिए। कोई भी समय सीमा नहीं कि सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी टहलिए। इसके साथ साथ खाने में अब नियंत्रण रखिए। 150 मिलीलीटर से ज़्यादा दूध मत लीजिए। दूध में अपना लैक्टोज है। बहुत बार शुगर लोग आधा लीटर पीकर मेरे पास आते हैं और उनका शुगर काफ़ी हाई रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स को कम से कम कर दीजिए। खाने में हाई फाइबर डाइट को खाइए। हाई फाइबर मीन्स? हाई फाइबर मतलब रेशेदार फल हो गया, सब्जियां हो गई। फाइबर आपको एनिमल फाइबर भी है, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल, आपको फैट ज़्यादा होता है मटन चिकन में। इससे अच्छा है कि आप प्लांट फाइबर्स खाइए। 4 फल आप खा सकते हैं, सेव, संतरा, अमरूद, पपीता। ठीक है। अब इसमें एक और बात मैं सारे लोगों को बताऊंगा कि शुगर के पेशेंट्स जो पेट के समस्या से पीड़ित हैं, जिनको एक लंबे अरसे से कब्ज की समस्या है, उनको कभी भी कोई फल छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर वो पेशेंट्स गैस्ट्रोपेरेसिस के पेशेंट्स हैं, यानी पेट के एक नस
जो वेगस नर्व बोलते हैं उसके नस के क्षतिग्रस्त होने के चलते उनका जो पेट है सुषुप्त अवस्था में है, उनकी आंत की चाल सुस्त है। तो इसका फल ये होगा कि वो जो भी भोजन करेंगे वो भोजन अपने आप आंत के थ्रू नहीं जाएगा, वो भोजन अटक जाएगा पेट में। और अगर आप छिलकेदार फल खाइएगा, छिलकेदार भुजा खाइएगा या कुछ भी ऐसा लीजिएगा जिसमें छिलका है जो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो पेट को जाके और फुला देगा। इसीलिए सारे फल को छील करके खाइए। कभी भी गैस बने या पेट भारी हो तो गैस की गोलियां मत खाइए, वो गैस की गोली आपको और आपके पेट को सुस्त करेगी। उसके लिए आपको अलग सेट की गोलियां हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो मैं अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पर बताता हूं। तो टोटल नेचुरोपैथी से 150 मिलीग्राम तक के लोग जो यंग पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज करें, अपने आप को मौका दें, 3 महीना समय लें, उसके बाद जाकर के अगर आपका ठीक नहीं होता तब जाकर के दवाइयाँ खाएं। डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD से बातचीत रेडियो रिमझिम 90.4 में चल रहा है, और आने वाले समय में हम लोग टेलीफोन के माध्यम से लोगों का प्रश्न भी लेंगे। चूंकि शीत ऋतु चल रहा है और समय भी काफ़ी है, और फेसबुक पर आप लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, और आने वाले समय में हम प्रश्न लेंगे। और एक चीज आपको बताते चले, डॉक्टर अभिषेक रंजन सोमवार से बृहस्पतिवार तक गोपालगंज में रहते हैं, और शुक्रवार शनिवार रविवार जो है पटना में बैठते हैं। तो इनका मोबाइल नंबर, इनका व्हाट्सएप नंबर आप इनसे प्राप्त करें, और कोई भी प्रश्न हो तो सीधे इनसे बात करें। तो सर अपना नंबर बताया जाए। जी, हमारे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर है 7870-33144 और दूसरा नंबर है 8406031178। ये दोनों नंबर से आप सभी कोई भी सूचना चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, इमरजेंसी में रिपोर्ट इत्यादि भी भेज सकते हैं, और क्लिनिक पर नंबर लगाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों दूरभाष के नंबर हैं हमारे क्लिनिक के। एक बार और बताया जाए सर। जी, नंबर पुनः मैं बता देता हूँ, 7870-33144 और दूसरा नंबर है 8406031178। डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD के बारे में आगे बताते चले कि पूरे नॉर्थ बिहार के 18 जिलों में एक ऐसा मशीन लाए हैं शुगर जांच करने के लिए, जिसमें नख से लेकर यानी नाखून से लेकर माथे पर का जो केस है, बाल है, वहां तक का भी जांच होता है। और इनके यहाँ सहूलियत है, यदि आपके अगल बगल कहीं किसी को परेशानी है तो डॉक्टर अभिषेक रंजन से सोमवार से बृहस्पतिवार के बीच सुबह 9 से 6 के बीच में संपर्क करें। डॉक्टर साहब, इतने व्यस्त समय में से आपने समय निकालकर रेडियो रिमझिम के माध्यम से आम जनों तक अपनी सूचना दी, इसके लिए सभी श्रोताओं के तरफ से, फेसबुक दर्शकों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।